आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 यानी कि मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले जैसा कि टाइटल है चैप्टर का मनी एंड क्रेडिट, तो हम लोग पहले समझते हैं कि मनी क्या होता है, किस तरह से इसका यूज होता है। देन हम लोग समझेंगे क्रेडिट क्या होती है। ठीक है, तो मनी देख लीजिए। मनी इज सम थिंग्स दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कैसे एक्ट करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में? इन ट्रांजेक्शन, इन डे टू डे लाइफ ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बाउट एंड सोल्ड विथ यूज ऑफ मनी। हम लोग भी क्या करते हैं, अगर हम लोग वेजिटेबल्स वाले के पास हैं तो उसको उससे अगर सब्जी लेना है तो हम लोग उसको बदले में क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो हम लोग डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखें, मनी इज एन आइटम विच इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी कैसा एक आइटम है जिसका इस्तेमाल किस में होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। और ये किसी भी कंट्री में, मॉडर्न टाइम में किसी भी कंट्री का इकोनॉमी किस पर डिपेंड करता है? उस कंट्री में कितना ज्यादा ट्रांजेक्शन मनी का हो रहा है। ठीक है, इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वैसा मीडियम्स जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज आता है उसमें भी करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स। कर्ज से मुक्ति के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? मनी को देते हैं वहां। अब अर्ली टाइम्स में देखिए क्या होता है। पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कॉमोडिटी फॉर अनदर डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट अंडर द बार्टर सिस्टम। अब पहले ये समझ लीजिए कि बार्टर सिस्टम में होता क्या है। सपोज डैट कि हमको कोई चीज चाहिए, यानी कि हम लोग शूज वाले से हम लोग को शूज चाहिए। ठीक है, और शूज वाले को, मेरे पास ढेर सारे गाय भैंसे हैं तो मेरे पास दूध है। ठीक है, तो जूते वाले को दूध चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? हम उसको मिल्क देंगे और बदले में वो क्या देगा? हम लोग को शूज दे देगा। ठीक है, अब वो सिस्टम क्या हो गया? एक तरह से बार्टर सिस्टम। इसमें मनी का कहीं कोई भी नहीं यूज होता है क्योंकि पुराने समय में मनी एक्चुअल में था ही नहीं। ठीक है, हाउएवर एक्सचेंजिंग गुड्स इन द बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, जबकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जैसा कि अभी हम बताएं कि सू वाले को मिल्क चाहिए था, मिल्क वाले को सू चाहिए था, दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग का डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये देख लीजिए, व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टी अग्री टू सेल और बाय। दोनों ही पार्टीज अग्री होनी चाहिए अपने जो कॉमोडिटीज है उसका अदला बदली करने का, एक्सचेंज करने के लिए। इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। इन द बार्टर सिस्टम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। बार्टर सिस्टम में क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक एसेंशियल फीचर्स के तौर पर है, यानी कि बिना उसके डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स के बार्टर सिस्टम हो ही नहीं सकती। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है वो समझ लीजिए। व्हेन गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर गुड्स। गुड्स किस में चेंज हो रही है? डायरेक्टली एक्सचेंज हो रही है गुड्स में। एंड देयर इज नो यूज ऑफ मनी, कोई मनी का यूज नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन आ जाइए। लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, कुछ लिमिटेशंस हैं। The condition of double coincidence of wants must be fulfilled for barter. Double coincidence of wants जो है वो barter system के बिना हो ही नहीं सकता है। Difficulty is accumulating wealth or value. Difficulty है क्योंकि एक्चुअल में वेल्थ लोगों को पता ही नहीं चलता है, वैल्यू पता ही नहीं चलता। सपोज कीजिए एक मिल्क वाला है, ठीक है, मिल्क के फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं क्योंकि किताब में आपके मिल्क और सू मेकर पर ही दिया हुआ है। मिल्क वाला को नीड है शूज की, ठीक है, शूज वाले को नीड नहीं है मिल्क की, तो वो क्या करेगा कि बदले में उसको एक पेयर ऑफ शूज उसको चाहिए, तो बदले में हो सकता है उसको 5 लीटर ले ले या 10 लीटर ले ले, उससे वो उतना दूध ले ले, क्योंकि एक्चुअल में दूध वाले को अपने दूध की वैल्यू पता ही नहीं। ठीक है, उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, वेल्थ कितनी होनी चाहिए, पता ही नहीं। सो बहुत ही डिफिकल्ट था ये। डिफिकल्ट टू एक्सचेंज इनविजिबल्स गुड, और जो इनविजिबल चीज थे उनका तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, बार्टर सिस्टम के थ्रू। डिफिकल्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर अ फ्यूचर यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक फ्यूचर यूज के लिए वो लोग किसी भी गुड्स को स्टोर करके नहीं रख पाते थे। ठीक है, क्योंकि हमेशा उनको कुछ ना कुछ चीजों की नीड होती, तो उस चीज को स्टोर करें या दूसरे चीज ले आए, ऐसा नहीं था सिस्टम। ठीक है,
तो उनको बदले में कुछ ना कुछ गुड्स देने होते थे, तो फ्यूचर यूज ना के बराबर था। तो ये सारे थे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। याद रखिएगा ये लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम 3 नंबर का पूछता है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स 2 नंबर का पूछता है, बार्टर सिस्टम 1 नंबर के लिए पूछता है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के फॉर्म्स क्या क्या है, तो वो देखिए हर एक पीरियड बाय पीरियड आपके डिस्क्राइब किया गया है। तो एंशियंट पीरियड में हम लोग मनी को एज अ ग्रेन्स कैटल्स यूज करते थे, जैसे अभी हम लोग पढ़े डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स, बार्टर सिस्टम, ये सब तरीके से एंशियंट टाइम का है ये। मेडिवल पीरियड जब आया तो उसमें मेटेलिक क्वाइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, इन सब का इस्तेमाल मनी के तौर पर किया जा रहा है। अब मॉडर्न पीरियड में तो आपको मालूम ही है, पेपर करेंसी है, क्वाइंस है, जिसका यूज हम लोग मनी के तौर पर करते हैं। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देख लीजिए। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी कितने टाइप्स के हैं, तो पहला है नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग, आपको पता है अच्छी तरीके से, पेपर नोट्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, चेक, और लेटेस्ट जो चल रहा है अभी यूपीआई। ठीक है, फोन पे, गूगल पे, इन सब का। ठीक है, पहुंच गए हैं करेंसी पे। तो करेंसी क्या होती है ये देख लीजिए। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाइंस के इंट्रोडक्शन से पहले वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज अ मनी। वैरायटी ऑफ यूजेस क्या होती थी, वैरायटी ऑफ थिंग्स जो थी वो यूजेस होती थी मनी के प्लेसेस पर। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे बार्टर सिस्टम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियंस यूज ग्रेन्स एंड कैटल एज अ मनी। ग्रेन्स और कैटल्स को भी हम लोग मनी की तरह यूज करते थे। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूडेड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड क्वाइंस। आज के डेट में हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, तो करेंसी, पेपर, नोट्स एंड क्वाइंस को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अगला टॉपिक है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट मींस आपका आरबीआई। ठीक है, इसको आरबीआई बोलते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 को ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके मिनिस्टर्स कौन से मिनिस्ट्री में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। अभी इसके गवर्नर कौन है, तो अभी इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। ठीक है, यानी कि रिसेंट अभी 2020 में। अब आते हैं, आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, विच कंट्रोल्स द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। कंट्री की पूरी मॉनेटरी पॉलिसी, कहाँ कितना पैसा है, किस बैंक के पास, कौन बैंक सा लोन में है, कौन बैंक, सॉरी, आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है जो कंट्रोल करती है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी पर भी एक वीडियो है अलग से, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में मॉनिटरिंग की जाती है। मॉनिटरिंग करने का मतलब पूरा देख रेख करना, किस बैंक को, कौन सा बैंक जो है वो लॉस में है, कौन सा बैंक प्रॉफिट में है, ये सारा का सारा मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू आरबीआई टाइम टू टाइम चेक कर सकती है। RBI supervise the activities of formal sector and keep the track of their activities। ठीक है, जितने भी फॉर्मल सेक्टर के बैंक्स हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर वो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट हो, ठीक है, वो सारा का सारा सुपरवाइज कौन करती है, तो आरबीआई। एक बार और जान लीजिए आप कि आरबीआई किसी भी बैंक को लाइसेंस दे सकती है और किसी भी बैंक का लाइसेंस काट सकती है। चलिए अब इसके फंक्शंस देखिए। पहला है इशू ऑफ करेंसी इन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, करेंसी को इशू करती है, गाइडलाइंस इशू करती है कि कौन सा बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, उससे कम नहीं दे सकते हैं। इस तरह के सारे गाइडलाइंस आरबीआई के थ्रू ही स्टार्ट होता है। गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म्स, किस डायरेक्शन में किस तरह से आपको वर्क करना है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, पैसों का किस तरह से वर्क होगा, इसका पूरा गाइडलाइन निकालती है, डायरेक्शन देती है। टू प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी, फीडबैक देती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट को कि कौन सी बैंक जो है वो घाटे में जा रही है या किस बैंक को आपकी हेल्प चाहिए। आरबीआई होल्ड्स अ पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक। कैश रिजर्व्स ऑफ द बैंक्स जो है उसको होल्ड करके रख सकती है। ठीक है, तो ये पूरा आपका फंक्शन था आरबीआई का। चलिए अब हम लोग फटाफट नए टॉपिक देखते हैं, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। डिपॉजिट्स विथ बैंक्स, बैंक में किस तरह से डिपॉजिट होता है। ठीक है, डिपॉजिट विथ बैंक्स आर आल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी, ये भी एक तरह का फॉर्म ऑफ मनी है। अ पर्सन कैन डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट और हिज
पहला क्या होता है, आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है, जो कि जो बैंक में ओपन करना जाता है उसके नाम पर बनता है। ठीक है, उसके बाद आपको उस पॉइंट पर क्या चाहिए, कुछ मनी चाहिए ताकि आप वहां डिपॉजिट कर सको। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना, और विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकालना, याद रखिएगा। ठीक है, अब पीपल जो है वो डिपॉजिट क्यों करेगा, ताकि उसको उस जो भी पैसे वो वहां पर जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, उसके बदले उसको कुछ और एक्स्ट्रा मनी एड अप होकर के मिले, विच इज गिवन ऑन द मनी ऑलरेडी डिपॉजिटिंग बाय बैंक, जो वो बैंक में जमा करता है। अब आते हैं चेक। चेक देख लीजिए, चेक इज बेसिकली अ पेपर instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to that the person whose name the check has been issued। ठीक है, अब आप सपोज करो कि किसी को 1 लाख या 5 लाख रुपए देने हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो सारे के सारे पैसे कैरी करना। हो सकता है चोरी हो जाए, छीना झपटी हो जाए, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। इस वजह से क्या किया जाता है, ज्यादातर चेक काट के दिया जाता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि मुझे आपको पैसे देने हैं, तो आप कैसे करोगे, आपके नाम पर हम चेक बनाएंगे, अमाउंट डालेंगे, आपको देंगे। ठीक है, और आप जा करके बैंक में सबमिट करोगे और उसके बदले आपको पैसे इशू हो जाएंगे। तो वो ज़्यादा आसान है। ठीक है, ज़्यादातर लोग कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो वो पैसे अपने अकाउंट में डलवा लेते हैं और जितनी भी नीड होती है उसके अनुसार वो लोग खर्च करते हैं। ठीक है, पेमेंट कैन बी मेड विद द यूज ऑफ चेक इंस्टेड द कैश। आज के डेट में क्या है, कैश के जगह पर लोग इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, चेक का कर रहे हैं, क्योंकि चेक ज्यादा आसान हो गया है। ठीक है, अब तो चेक के जगह पर भी आपका यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट आ चुका है। चलो, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक वर्क एज मीडिएटर, मीडिएटर के तौर पर वो वर्क करता है बिटवीन द डिपोजिटर एंड द बोरोअर, यानी कि जमा करने वाला और मांगने वाला। ठीक है, उनके बीच में कौन होता है, बैंक। आप जाके बैंक में जमा करते हो और मुझे अगर कुछ पैसे चाहिए तो हम बैंक से जाके लेते हैं। पीपल डिपोजिट देयर मनी इन द बैंक, गेट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट एज एक्स्ट्रा मनी। हम लोग पहले ही इसके पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि पीपल जो है वहां अपना अकाउंट ओपन करते हैं और क्या लेते हैं, बदले में कुछ एक्स्ट्रा मनी उनसे लेते हैं। बैंक होल्ड सम परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द बैंक। बैंक क्या करती है, होल्ड करती है, पैसे को जब होल्ड करती है तो उससे जो कुछ परसेंटेज बनता है वो बैंक अपने पास रखती है। अ मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज प्रोवाइडेड टू दोज पीपल हु आर नीडी ऑफ मनी फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अगर किसी को पैसे की नीड होती है तो वो कौन प्रोवाइड करती है, बैंक प्रोवाइड करती है। कैसे, एज फॉर एग्जांपल हो गया अंबानी, अडानी, जितने भी हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सारे के सारे किससे लोन लेते हैं, बैंक से। ठीक है, इन दिस केस मनी इज प्रोवाइडेड एज अ लोन विद द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस वजह से इन केस में क्या होता है कि मनी जो है जब लोगों को प्रोवाइड की जाती है, अंबानी अडानी इन सबको प्रोवाइड जब की जाती है, तो क्या होता है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको पैसे दिए जाते। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटेड मनी इज द इनकम ऑफ बैंक। ठीक है, अब सपोज कीजिए, ठीक है, बैंक कैसे कमाती है वो पहले आप देख लीजिए, किस तरह से वो अर्निंग करती है। सपोज कीजिए कि आपने वहां 1000 रुपीज बैंक में जमा किए। ठीक है, ये हमारा बैंक हो गया। ठीक, अब कोई ए पर्सन है जो यहां पर डिपॉजिट करता है, बी पर्सन को क्या चाहिए, लोन चाहिए, तब वो क्या करेगा, बैंक से लेगा। बैंक इनको कितना देगी, सपोज कीजिए 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बैंक इनको बोलती है कि अगर आप 1000 रुपीज जमा करते हैं तो आपको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इनको कितना बोलती है कि अगर आपको 1000 रुपीज चाहिए तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा। ठीक है, अब 5% इनसे ले रही है, 2% को देना है, तो बैंक के पास कितना बचता है, 3%, जो कि क्या है, बैंक की एक्चुअल में कमाई है।
ठीक है। इस वजह से जिस बैंक में लोन सिस्टम बहुत अच्छे से काम नहीं करता है वो बैंक घाटे में चली जाती है, क्योंकि बैंक की कमाई होती ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं क्रेडिट। क्रेडिट ऑल्सो कॉल्ड लोन, क्रेडिट को ऑल्सो हम लोग लोन कहते हैं, इज एन agreement in which the lender supplies to the borrower money, goods and services with the promise of the future payment। अगर आप क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, तो क्या करते हो कि फ्यूचर में आप पेमेंट दोगे। ठीक है, अब इसी क्रेडिटेड को हम लोग एक नए टर्म्स में सीखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमआई। आपने देखा होगा वो बहुत सारे शॉप्स के आगे लिखा हुआ है ईएमआई। ईएमआई का मतलब क्या होता है, इजी मनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी एक तरह का लोन ही है, लेकिन बहुत इजी किस्तों में है। ठीक है, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी बहुत कम है इन द कंपेयर ऑफ बैंक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोगों ने पढ़ लिया क्रेडिट क्या होता है। अब आते हैं टू डिफरेंट सिचुएशन आपकी किताब में दिया है, जिसमें पहला है एक छोटा सा स्टोरी सलीम का और दूसरा का स्टोरी है स्वप्ना का। ठीक है, तो ये स्टोरीज के थ्रू हम लोग देख सकते हैं क्रेडिट के डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, और ये डेली लाइफ में है, हम लोग अपने आस पड़ोस में, गाँव में ज्यादातर ये देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम लोग फर्स्ट। तो पहला है आपका क्रेडिट इज एज एन असेट। क्रेडिट जो है एक तरह का असेट के तौर पर भी लोग यूज करते हैं। वो देखिए असेट क्या है। During the festive season, a shoe manufacturer Salim has received the order of making shoe in bulk within 1 month time। 1 मंथ के टाइम में सलीम ने उनको एक ऑर्डर मिलता है। ठीक है, अब उस ऑर्डर को, उस प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, उसको ये प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा वर्कर्स की नीड है, क्योंकि वो अकेले नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा वर्कर्स की नीड है। उसके बाद जो रॉ मटेरियल्स उनको परचेज करने हैं वो भी बहुत सारा एक्स्ट्रा है। सब इस एक्स्ट्रा सप्लाई के लिए वो क्या करता है, क्योंकि शू मेकर है तो उसको सबसे रॉ मटेरियल के तौर पर वो क्या इस्तेमाल करेगा, लेदर का, तो लेदर वो एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, और प्रॉमिस क्या करता है लेदर वाले से कि वो उनको पेमेंट क्या करेगा, लेटर करेगा, बाद में करेगा, 1 महीने बाद करेगा, क्योंकि 1 महीना का ड्यूरेशन यहां मिला है इसको। देन ही टेक सम एडवांस पेमेंट फ्रॉम ट्रेडर्स। अब जो ऑर्डर दिया है उससे क्या करता है, ये कुछ एडवांस पेमेंट ले लेता है। अब बाय द एंड ऑफ मंथ ये क्या करता है कि ये एबल है, उस जितना भी ऑर्डर इसको मिला है वो डिलीवर वो कर सकता है, और उसके बाद वो जब डिलीवर करता है उसको गुड प्रॉफिट होता है, और जिससे जो पैसा लिया था उसको वो वापस कर देता है। तो यहाँ क्रेडिट को एज अ बेनिफिशियल के तौर पर दिखाया गया है इस स्टोरी में। अब दूसरा स्टोरी देखिए, जो एक तरह का डेप्थ ट्रैप हो जाता है। डेप्थ यानी कि कर्ज का एक तरह का जाल बनता है। अ फार्मर स्वप्ना पिक्स अप लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू मीट द एक्सपेंस ऑफ कल्टीवेशन। अब फार्मिंग करने के लिए सपना जो है वो लोन लेती है, बट अनफॉर्चुनेटली द क्रॉप्स वाज हिट बाय द पेस्ट एंड देयर वाज क्रॉप फेल। अब वहां कीड़े मकोड़े, पेस्ट को मतलब कीड़े मकोड़े जो है वो लग जाते हैं और क्रॉप क्या होता है, फेल हो जाता है। सो शी इज अनएबल टू रीपे द लोन एंड डेप्ट ग्रो लार्जर विथ इंटरेस्ट। और इसी के साथ वो रीपे नहीं कर पाती है और ये कर्ज जो है वो बढ़ता रहता है। बढ़ता कैसे रहता है, अब ये एक बार की फेल्ड हो गया, सेकेंड टाइम ये फिर मनी लेंडर से पैसे लेगी। ठीक है, फिर से ये एग्रीकल्चर करेगी। अब जो इसका प्रॉफिट होगा या जो इस एग्रीकल्चर से वो प्रॉफिट कमाएगी, अब उसको किसको देने हैं, दोनों मनी लेंडर्स को। अगर एक ही मनी लेंडर से 2 बार लिए हैं तो वो भी डेप्ट ट्रैप में फंसते जाएगा, वो उसको देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि एक मनी लेंडर से लेते हैं, दूसरे मनी लेंडर से लेते हैं, ताकि एक का जो पैसा डूब गया है वो पैसा दे पाए। ठीक है, और बदले में क्या होता है कि ना इनका पूरा कर पाते हैं वो लोग, ना इनका पूरा कर पाते हैं, दोनों तरफ से फंस जाते हैं। इस वजह से ये आपका टॉपिक आता है डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप के बारे में आगे भी है, हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने अगली टॉपिक पर, जिसमें आपको पढ़ना है डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लोन फॉर बोथ सलीम एंड स्वप्ना। हम लोग पिछले जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने सलीम के बारे में पढ़ा था, स्वप्ना के बारे में पढ़ा था। अब लोन्स जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करती है सलीम के लिए, वहीं नेगेटिव रोल प्ले करती है किसके लिए, सपना के लिए। अब सलीम के लिए क्या है कि ये
रिपेड कर देता है लोन को और प्रॉफिट बनाता है। और स्वप्ना क्या है, वो रीपे नहीं कर पाती है, इस वजह से उसको प्रॉफिट मिलता ही नहीं है, तो रीपे कैसे कर पाए। दूसरा है कि वो रीपे नहीं कर पाती है तो वो किस में फंस जाती है, डेब्ट ट्रैप में वो पूरी तरह से फंस जाती है और उसका जमीन तक सेल हो जाता है। अब आते हैं इसी को क्वेश्चन तौर में, हाउ डू फार्मर्स गेट इनटू द डेब्ट ट्रैप। अब फेलियर ऑफ क्रॉप्स पहला रीजन, ठीक है, अगर फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो जाए तो वो रीपेमेंट नहीं कर सकती हैं। डाउनफॉल ऑफ क्रॉप भी हो तब भी वो रीपे करने में उनको प्रॉब्लम होती है, इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। हायर इंटरेस्ट जो है उनका लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना देता है, ठीक है। और जो क्रेडिट इन सच कंडीशन पुशेस बोरो इनटू द सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज पेनफुल एंड दे गेट इनटू द डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि एक लोन से बचने के लिए दूसरा लोन लेते हैं और पर्टिकुलर वन लोन का भी बचा रहता है, सेकंड लोन का भी बचा रहता है, इस वजह से वो क्या हो जाता है, एक तरह से डेब्ट ट्रैप में वो फंस जाते हैं। तो ये था आपका। आइए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, क्रेडिट पर। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट इज सेटअप ऑफ कंडीशन अंडर विच द लोन गिवन। अब जिस कंडीशन पर आपको लोन मिलता है, ठीक है, अब वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, कोई भी पेपर वर्क हो सकता है, कोई जमीन के कागज, घर के कागज, बिजनेस के जो दुकान वगैरह है, सोप वगैरह है, उनके कागज, कोई भी कोलेट्रल एक हो सकता है, एक पेपर हो सकता है। It may include the mode of payment, interest rate, duration of credit and the other condition। ये सारे के सारे चीज आते हैं। अब किस मोड ऑफ पेमेंट में आप करोगे, ठीक है, आप अनाज दे के करोगे, क्रॉप्स दे के उनको करोगे, या फिर किसी तरह का कैश दोगे, ये सारा का सारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उसी में तय होता है। ड्यूरेशन ऑफ क्रेडिट, कितने सालों के अंदर आप ये पैसे वापस कर दोगे, एंड द अदर कंडीशन, जो अदर कंडीशंस वो मनी लेंडर चाहे वो लगा सकता है। Every roll agreement specify an interest rate which is the borrower must pay the lenders along with the repayment of the principal, ठीक है। यानी कि आपको मूलधन के साथ मेन पैसे जो हैं, मान लीजिए आपने किसी को 6,000 रुपीज दिए, तो 6,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल हो गया, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो तय करे, 2%, 3%, 4%, ठीक है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथली या फिर एनुअली, पुराने समय में एनुअली हुआ करता था, ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद जब हुआ तो फिर मंथली स्टार्ट हो गया, और अभी भी मंथली ही है। आप देखोगे ईएमआई के जो कॉस्ट होते हैं वो मंथली हम लोग पे करते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा रीपेमेंट का कंडीशन है। तो आप कह सकते हो एक तरीके से जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो क्या है, तो पूरे के तरह से लोन का जो प्रोसेस होता है वो पूरे प्रोसेस को हम लोग को दिखाता है। चलिए आगे किस चीजों की जरूरत होती है। इन एडिशन लेंडर्स में डिमांड कोलेट्रल दैट इज एन असेट दैट इज बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी अंटिल द लोन्स इज रीपेड। वो गारंटी के तौर पर अपने पास कुछ रख लेता है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, वो गारंटी के तौर पर। इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन्स, अगर जो लेने वाला है, पैसा लेने वाला, वो फेल हो जाता है रीपे करने के लिए, तब उस टाइम में क्या होगा, द लेंडर हैज द राइट टू सेल द कोलेट्रल। जो भी आपने वहां गिरवी रखा है, जमा किया है, तो लेंडर के पास ये अथॉरिटी हो जाती है कि वो उसको बेच करके अपने जो पैसे आपको दिए हैं वो निकाल सके। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंप्राइज इंटरेस्ट रेट्स, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। तो ये पूरा का पूरा टर्म्स ऑफ क्रेडिट कंप्राइज करती है। इंटरेस्ट रेट उसमें क्या होगा, कोलेट्रल क्या होती है, डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट होती है वो, और मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरह के मोड ऑफ रीपेमेंट होती है। तो मेन यही है आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये इतना तो जरूर लिखना होगा, समझाना होगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हम लोगों का सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो सोर्सेस ऑफ क्रेडिट क्या क्या होते हैं, बैंक्स हैं, ट्रेडर्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया इधर, और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। ये सारे के सारे सोर्सेस ऑफ क्रेडिट हैं। अब सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या तो वो फॉर्मल हो सकता है या फिर वो इनफॉर्मल हो सकता है। अब देखिए, जैसे हम लोग फॉर्मल लेटर किसके पास लिखते थे और इनफॉर्मल लेटर्स किसके पास लिखते थे, तो इनफॉर्मल्स रिलेटिव्स के पास, और जो ऑफिशियल लेटर्स होते थे वो इंग्लिश में हम लोग फॉर्मल लेटर्स में लिखते थे। तो यहां भी सेम चीज है। फॉर्मल लेटर्स का मतलब हो गया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स, और इनफॉर्मल में मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स,
ये सारे के सारे एम्प्लॉयर्स वगैरह सबके सब आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, ये पूछता है आपको 5 नंबर का, कभी कभी 3 नंबर का, तो आपको ये याद रखना है। पहला आप देखिए रेट ऑफ, ठीक है, पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोअर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है फॉर्मल में? लोअर होती है, इनफॉर्मल में हाई होती है। फॉर्मल में कोलेट्रल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पर वो आपको लोन देता है वो आपके पास होनी चाहिए। इनफॉर्मल में किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है। अगर बाबा फ्रेंड से ले रहे हो 500 रुपए तो उसके बदले वो आपको क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स वगैरह थोड़ी उसको सबमिट करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें कोई भी इनफॉर्मल में कोलेट्रल की नीड नहीं होती है। फॉर्मल सेक्टर में जो बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव्स हैं उसको सुपरवाइज कौन करती है? आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अब लास्ट वन देखिए, मोर डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड इट इन्वॉल्व मैनी फॉर्मेलिटीज। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको फॉर्म फिल करना होता है, पूरा बैंक का पूरा सारा चीज है, ठीक है। इस वजह से ये फॉर्मल सेक्टर में आ जाती है हमारी। अब इनफॉर्मल सेक्टर में लेस डॉक्यूमेंटेशन, बहुत कम ही बार ऐसा होता है जिसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पर साइन करनी होती है। अब फॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, एंड इनफॉर्मल सेक्टर के एग्जांपल मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिटेलर्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग पहुंच गए हैं आखिरी टॉपिक पर, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि SHG पे। अब यह होता क्या है ये देख लीजिए। इट्स बेसिक आइडिया इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर थ्रू द ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू द स्मॉल हेल्प ग्रुप। छोटा सा सेक्शन होता है पुअर लोगों का, पुअर वुमेन्स का, वो आपस में बैठ करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है वो समझ लीजिए। It organize the rural people, especially the women, into the small help group, ठीक है। स्मॉल हेल्प ग्रुप के तौर पर पुअर जो वुमेन्स हैं उनको स्पेशली ऑर्गेनाइज करती है। इट कलेक्ट सेविंग फॉर ऑफ द मेंबर्स, जो सेविंग्स है उस सारे के सारे मेंबर्स एक जगह इकट्ठा करते हैं। इट प्रोवाइड्स लोन विदाउट कोलेट्रल, किसी भी तरह का कोई कोलेट्रल की नीड नहीं होती है। It provides timely loans at reasonable rates of interest. It provides मतलब timely loans उनको एक रीजन दे करके एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उनको लोन मिल जाता है। It also provide a platform to discuss various social group issues. अब सोशल इश्यूज पर भी वो आपस में इसमें बात करती हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि पुअर लोगों का ग्रुप है, सपोज कीजिए 5 लोग मिल करके 100 रुपए जमा करते हैं, यानी कि कितने हो गए टोटल आपको 500, ठीक है। अब ये 500 को क्या करते हैं, मान लीजिए कि पहले मंथ में किसी भी जो वुमेन्स हैं उनको 100 रुपए का काम है, तो पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं और उस पर इसमें से उनको 100 रुपया मिल जाता है ताकि वो अपने सारे के सारे काम कर सके, ठीक है। अब कितने बचते हैं यहाँ, रेस्ट अमाउंट कितना है 400, ठीक है 400 है। अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी और वुमेन को चाहिए 100 रुपीज, अब यहां पर देखिए यहां पर सब फिर से 100 रुपीज जमा करते हैं सबके सब, ये टोटल 100 रुपीज, या अगर इनका 500 ऐड कर दे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 900। अब किसी लेडी को चाहिए 100 रुपए नहीं, अब किसी लेडी को 500 चाहिए, अब ये क्या करती है, ये कोलेट्रल इसको 500 दे सकती है। अच्छा आप देखिए इंडिया में जो रूल रेगुलेशंस है SHG का, कि अगर ये 10 इयर्स तक लगातार यही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, अगर वो 10 इयर्स तक लगातार करते हैं तो बैंक क्या करती है, इनको इंडियन बैंक्स जो है इनको अब लोन दे देती है, ठीक है। और बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और बहुत जगह ऐसा भी होता है जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक नहीं लगाती है, गवर्नमेंट की तरफ से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट माफ हो जाता है या नहीं लिए जाती, ठीक है। तो इस तरह से लोगों का जो गांव में रहने वाली औरतें हैं या फिर लोग जो हैं, ठीक है, वो इससे बहुत ज्यादा फायदा उनको मिलता है। अब आते हैं ग्रामीण बैंक
अब ये जो SHG जो था ये एक्चुअल में बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है। बांग्लादेश में भी ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था। इसका फाउंडर कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस जो हैं वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, एक प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था कब? 2006 में। द पुअर वुमेन हैव proved to be reliable borrow as they have started and run the variety of small income generating activities successfully, ठीक है। यहाँ जो था पुअर वुमेन्स जो थी उनको एक तरह के रिलायबल बोरोअर के तौर पर देखा गया था इस ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश में, ठीक है। और वो बहुत सारे छोटे छोटे इनकम्स जो थी वो जनरेट करती थी, सक्सेसफुली जनरेट करती थी, ठीक है, ताकि वो उनका जो बैंक सिस्टम है वो चलता रहे, ठीक है। तो ये था आपका मनी एंड क्रेडिट क्लास 10th। आई होप आपको ये सेक्शन या सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बात कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर चर्चा कीजिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है ये सिर्फ बातों का चैप्टर है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे, जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ बात करोगे, उतना ज़्यादा ये चैप्टर आपको हेल्प करेगी। लाइक सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द एडवांटेज, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ SSG, ठीक है। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अगर सही रहा तो बहुत अच्छा है, और नहीं अगर सही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसे आपको रीराइट करके दोबारा सेंड करूंगा, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PPQ में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, बाय बाय, ख्याल रखें।